Assalamu alaikum. My name is Dr. Tahira Jameel and I am here to deliver a lecture on one of the topic of category B, that is allergy. So let us start with the topic of allergy. Allergy is a specific hypersensitivity of an individual to foreign particles, usually protein, to which a specific individual is exposed. Allergy हमारे पास एक hypersensitivity reaction है. इम्यून सिस्टम जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल देखता है कि आपकी बॉडी में इंटर हुआ है तो वो एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स शो करता है जिसको आप एलर्जी कहते हैं. Allergies are abnormal immune system reactions to things that are typically harmless to most people. Allergies basically हमारे पास abnormal immune system के reactions होते हैं उन चीज़ों के लिए जो कि harmless है, लेकिन आपकी immune system को लगता है कि जो foreign particle आपकी बॉडी में इंटर हुआ है वो harmful है. When you are allergic to something, your immune system mistakenly believes that this substance is harmful to your body. Substances that cause allergic reactions such as certain food, dust, plant pollen or medicine are known as allergens. तो कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि कुछ फूड्स हो गए, पीनट हो गया, मिल्क हो गया, एग वगैरह, तो कुछ लोगों को उससे भी एलर्जी होती है लेकिन बाकी लोगों को नहीं होती. डस्ट हो गया, प्लांट पोलन और मेडिसिन एक्सेट्रा, तो इन सारी चीज़ों को आप कहेंगे एलर्जेंस. तो जब भी आपकी इम्यून सिस्टम मिस्टेकनली ये सोचे कि आपका ये जो फॉरेन पार्टिकल है ये हार्मफुल है, लेकिन वो दरअसल हार्मफुल नहीं होता, वो हार्मलेस होता है, लेकिन वो ऐसे समझता है कि जो हमारा जो ये जो फॉरेन पार्टिकल है ये हार्मफुल है, तो इसीलिए वो एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करते हैं जिससे आपको एलर्जी कॉज होती है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस कॉज होते हैं. In an attempt to protect the body, the immune system produces IgE antibodies to that allergen. जब भी आपकी बॉडी में कोई भी एलर्जन इंटर हो जाए तो इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स शो करता है और IgE एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करता है. Those antibodies that cause certain cells in the body to release chemicals into the bloodstream, one of which is histamine. फिर जब IgE एंटीबॉडीज़ रिलीज़ होते हैं तो वो सर्टन सेल्स को मीडिएट करते हैं ताकि वो हिस्टामिन को रिलीज़ करें जो कि ब्लड में रिलीज़ होती है. और हिस्टामिन हमारे पास एक केमिकल मीडिएटर है जिसके थ्रू आपको एलर्जी के जो सिम्टम्स हैं वो अपीयर हो सकते हैं. द हिस्टामिन देन एक्ट ऑन आइज, नोज, थ्रोट, लंग, स्किन और GIT एंड कॉजेज द सिम्टम ऑफ एलर्जिक रिएक्शन. फिर जो हिस्टामिन रिलीज़ हुआ है वो आपकी आइज़ पे, नोज़ पे, थ्रोट, लंग, स्किन या GIT पे इफ़ेक्ट शो करती है जिससे फिर आपको एलर्जिक रिएक्शन कॉज होता है, आपको सिम्टम्स अपीयर होते हैं. तो फर्स्ट जब भी आपकी बॉडी में फॉरेन पार्टिकल इंटर होगा, इम्यून सिस्टम मिस्टेकनली समझेगा कि ये एक हार्मफुल सब्सटेंसेस है, उसके अगेंस्ट वो IgE एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करेगा. फिर इंटर्न IgE एंटीबॉडीज़ हिस्टामिन की रिलीज़ को स्टिमुलेट करेंगे, मीडिएट करेंगे, जिसके थ्रू आपके ये मीडिएटर्स रिलीज़ होंगे जो आपके पे डिफरेंट ऑर्गन्स पे एक्ट करते हैं, आइज़, नोज़, थ्रोट, लंग, स्किन, GIT पे, और फिर आपको एलर्जिक रिएक्शन के सिम्टम्स अपीयर होते हैं. Allergic reactions can be mild like runny nose और they can be severe like difficulty breathing. Allergic reactions हमारे पास mild भी हो सकते हैं, moderate भी हो सकते हैं और severe भी हो सकते हैं. mild में अगर आपको किसी भी चीज़ से एलर्जी है तो आपको runny nose हो सकता है, itching हो सकती है. अगर आपके पास आपके allergic reaction बहुत ज़्यादा सिवियर है तो आपको ब्रीथिंग तक भी प्रॉब्लम हो सकती है. जैसे कि एस्थमा में किसी को भी अगर एस्थमा अटैक हो जाए तो वो डिफ़िकल्ट हो जाता है फिर उसको ब्रीथ करना. तो इसीलिए आपके एलर्जिक रिएक्शंस या तो माइल्ड भी हो सकते हैं, मॉडरेट भी हो सकते हैं और सिवियर भी हो सकते हैं. ये डिपेंड करता है कि आपका इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग है और आपका जो एलर्जन है वो कितना स्ट्रॉन्ग है. देन वी हैव जनरल मैकेनिज्म ऑफ एलर्जिक रिस्पॉन्स के किस मैकेनिज्म के थ्रू आपकी बॉडी में एक एलर्जिक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है. तो वही सेम बात कि व्हेन एन एलर्जन इंटर्स आवर बॉडी द IgE आर प्रोड्यूस. जब भी आपकी बॉडी के अंदर एलर्जन इंटर होगा एज शोन इन द डायग्राम तो आपकी जो है IgE एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन को वो स्टिमुलेट करता है. फिर IgE एंटीबॉडीज़ क्या करता है, IgE एंड मास्ट सेल फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स. आपकी बॉडी में सेल होते हैं मास्ट सेल्स और बेसोफिल्स, तो IgE जाके उनके साथ बाइंडिंग करता है और उस सेल को वो कर देता है सेंसिटाइज. फिर जो सेंसिटाइज सेल होता है उसके साथ जाके एलर्जेंस बाइंड करता है और फिर
वो एलर्जन आपके सेंसिटाइज्ड सेल की डीग्रेन्युलेशन करते हैं, जिसके थ्रू आपके हिस्टामिन या अदर मीडिएटर्स रिलीज़ होते हैं। तो फर्स्ट एलर्जन बॉडी में इंटर होगा, वो आईजीई को प्रोड्यूस करेगा। आईजीई जो फिर जाके मास्ट सेल के साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाएगी, फिर जो है एलर्जन जाके कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड करेगा। एज अ रिज़ल्ट क्या होगा कि जो आपका मास्ट सेल है उसकी डीग्रेन्युलेशन हो जाएगी, वो बर्स्ट हो जाएगा और फिर केमिकल मीडिएटर हिस्टामिन को रिलीज़ करेगा। फिर हिस्टामिन जाके आपके डिफरेंट ऑर्गन्स पे एक्ट करेगा, जैसे कि आइज़, नोज़, थ्रोट वगैरह। तो उसके बाद फिर आपको एलर्जिक सिम्टम्स अपीयर होंगे, सच एज रेडनेस, स्वेलिंग, इचिंग, रनी नोज़, डिफरेंट टाइप्स के सिम्टम्स है, फिर वो आपको अपीयर होंगे। तो ये आपके पास जनरल सा मैकेनिज़्म था कि आपको एलर्जी कैसे कॉज होती है। Then we have allergen. An allergen is any substance antigen that is recognized harmful by the immune system and causes an allergic reaction. Allergen आपके पास कोई भी फॉरेन सब्सटेंस होता है, एंटीजन होता है, जो कि इम्यून सिस्टम को लगता है कि वो हार्मफुल है, क्योंकि वो बाहर से आपकी बॉडी में इंटर होता है, फॉरेन पार्टिकल है, जिसकी वजह से फिर आपको एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं। एलर्जन आपके पास कोई भी फूड हो सकता है, डस्ट पार्टिकल हो सकते हैं, ड्रग्स हो सकते हैं, इंसेक्ट वेनम और मोल्ड स्पोर्स एज वेल एज पोलन। तो डिफरेंट टाइप्स के एलर्जेंस हैं हमारे पास, फूड, डस्ट पार्टिकल, ड्रग, इंसेक्ट वेनम और मोल्ड स्पोर्स, पोलन्स वगैरह। तो इस जो ये सारे एलर्जेंस हैं, तो ये आपके इम्यून सिस्टम को लगता है कि ये फॉरेन पार्टिकल है, एंटीजन है, जिसके अगेंस्ट फिर वो आईजी एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करते हैं। तो कुछ लोगों को फूड से एलर्जी होती है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं होती। तो यही सारी वो है कि आपका जो इम्यून सिस्टम है उसके रिस्पॉन्स तक डिपेंड करता है कि वो आपके फॉरेन पार्टिकल को किस टाइप का रिस्पॉन्स देता है। फिर एलर्जन, दे आर 4 कैटेगरीज ऑफ एलर्जेंस। हमारे पास 4 टाइप्स की एलर्जेंस हैं: इनहेलेंट्स, कॉन्टैक्टेंट्स, इंजेस्टेंट्स एंड इंजेक्टेंट्स। इनहेलेंट्स नेम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि इनहेलेंट्स क्या होते हैं कि ऐसे एलर्जेंस जो आपकी बॉडी को इफ़ेक्ट करते हैं जब आप उसको इनहेल कर लें, मींस आपका लंग्स के साथ या नॉस्ट्रल्स के साथ उसका कांटेक्ट आ जाए, आप उस फॉरेन पार्टिकल को, एलर्जन को इनहेल कर लें, तो ऐसे टाइप के एलर्जेंस को आप कहेंगे इनहेलेंट्स, जो इनहेलेशन के थ्रू आपकी बॉडी में इंटर होते हैं, लंग्स, नोज़ के थ्रू, लंग्स के थ्रू आपकी बॉडी में इंटर होते हैं। तो इसमें सबसे जो कॉमन एलर्जन है वो है पोलन। पोलन इज़ द मोस्ट कॉमन इनहेल्ड एलर्जन इंक्लूडिंग सच सब्सटेंसेस सच एज डस्ट, पोलन, फीदर्स एंड एनिमल डेंडर। तो जो पोलन हो गया, डस्ट हो गई, पोलन हो गए, फीदर्स हो गई या एनिमल डेंडर्स, तो ये आपके पास कुछ एलर्जेंस है जो कि इनहेलेशन के थ्रू आपकी बॉडी में इंटर होते हैं और एलर्जिक रिएक्शन को प्रोड्यूस करते हैं। देन वी हैव कॉन्टैक्टेंट्स एलर्जेंस, ऐसे एलर्जेंस जो आपके स्किन के साथ कॉन्टैक्ट होकर और एलर्जिक रिएक्शन को या एलर्जिक रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करें, तो उसको आप कहेंगे कॉन्टैक्टेंट्स। और इस एलर्जन के थ्रू आपके स्किन के ऊपर रैशेस, इचिंग, स्वेलिंग, रेडनेस वगैरह हो सकती है, तो ऐसे टाइप के एलर्जेंस को आप कहेंगे कॉन्टैक्टेंट्स। जो इनहेलेंट्स थे वो आपके लंग्स के ऊपर इफ़ेक्ट कॉज करते हैं, आपको ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कॉन्टैक्टेंट्स में जब भी आपका एलर्जन स्किन के साथ कॉन्टैक्ट करेगा तो एक रिएक्शन प्रोड्यूस होगा, सच एज रैश, इचिंग, रेडनेस, स्वेलिंग। तो ये सारी चीज़ें आप इस टाइप के एलर्जन को कहेंगे कॉन्टैक्टेंट्स, सच एज कॉस्मेटिक्स, डिटर्जेंट्स, फैब्रिक्स एंड डाइज। अगर इन एलर्जेंस का आपकी स्किन के साथ कॉन्टैक्ट आ जाए तो फिर आपको एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। कुछ लोग कॉस्मेटिक से भी एलर्जिक होते हैं, कुछ डिटर्जेंट से, फैब्रिक से, डाइज से। तो डिफरेंट टाइप के कॉन्टैक्टेंट्स एलर्जेंस हैं जिससे आपको एलर्जिक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो सकता है। देन वी हैव इंजेस्टेंट्स। इंजेस्टेंट वो एलर्जेंस होते हैं जो आप सॉलो कर लेते हैं या जब आप खा लेते हैं। तो जब आप कोई भी चीज़ ऐसी खा लें जो कि एलर्जन हो तो उसको आप कहेंगे इंजेस्टेंट एलर्जेंस, जो कि आपके पास एलर्जिक रिएक्शंस को प्रोड्यूस करेंगे। A variety of food and medications can act as ingestion allergens. Common ingestion allergens are milk, egg, peanut, chocolate, etc. तो मिल्क हो गया, एग, पीनट, चॉकलेट, तो कुछ लोग इससे उनको एलर्जी होती है कि जब भी वो उसको ले लें तो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो एक एलर्जिक रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करेगा। इंजेक्टेंट्स, इंजेक्टेंट एलर्जेंस आर सब्सटेंसेस दैट पेनिट्रेट द स्किन सच एज इंसेक्ट वेनम एंड ड्रग्स दैट आर इंजेक्टेड। कुछ लोगों को इंजेक्टेबल से या इंजेक्शन से भी एलर्जी होती है, ड्रग से एलर्जी होती है, तो ऐसे टाइप के एलर्जेंस को आप इंजेक्टेंट्स कहेंगे जो आपकी स्किन पेनिट्रेशन के बाद आपको एलर्जिक रिस्पॉन्स शो करे।
तो ये आपके पास कुछ टाइप के एलर्जेंस थे। इनहेलेंट्स, जो आप इनहेल करके अपनी बॉडी में इंटर करते हैं। कॉन्टैक्टेंट, जो स्किन कॉन्टैक्ट के थ्रू आपकी बॉडी में इंटर होते हैं। इंजेस्टेंट, जो आप सॉलो कर लेते हैं। या इंजेक्टेंट्स, जब आप कोई भी इंजेक्शन वगैरह लगाएं या इंसेक्ट वेनम या इंसेक्ट बाइट आपको हो, आपकी स्किन में पेनिट्रेशन हो, तो ऐसे टाइप के एलर्जेंस को आप कहेंगे इंजेक्टेंट्स। देन वी हैव साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एलर्जी, कि आपके एलर्जी के कौन कौन से साइन और सिम्टम्स हो सकते हैं। तो एलर्जेंस जो हैं वो आपके डिफरेंट ऑर्गन्स पे एक्ट करते हैं, हिस्टामीन को रिलीज़ करते हैं जो आपके डिफरेंट ऑर्गन्स पे एक्ट करता है। तो उसके साथ ही रिलेटेड कुछ सिम्टम्स हैं। अगर आपका एलर्जन नोज़ पे इफ़ेक्ट आपको शो करे तो उसमें क्या होगा, स्वेलिंग ऑफ नेज़ल म्यूकोजा, एलर्जिक रिनिटिस आपको हो सकता है, एलर्जिक रिनाइटिस आपको हो सकता है, साइनसिस, आपको एलर्जिक साइनोसाइटिस हो सकता है अगर आपके जो एलर्जेंस है वो आपकी साइनसिस पे एक्ट करें। देन आइज़, अगर आपका जो एलर्जन है वो आपकी आइज़ पे इफ़ेक्ट करे तो आपको रेडनेस हो सकती है, इचिंग हो सकती है कंजक्टिवा की, और आपको फिर एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस भी हो सकता है। अगर आपके एयरवेज लंग्स पे एलर्जी कॉज हो तो आपको स्नीजिंग हो सकती है, कफिंग, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, वीजिंग एंड डायसेप्निया, sometimes outright attack of asthma, in severe case in airway constrict due to swelling known as laryngeal edema। आपके स्नीजिंग हो सकती है, कफिंग हो सकती है एलर्जी की वजह से, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो सकती है, वीजिंग, डायसेप्निया, एस्थमेटिक अटैक्स भी आपको हो सकते हैं। अगर ईयर्स पे आपके एलर्जन एक्ट करें तो आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस, पॉसिबल पेन एंड इम्पेयर्ड हियरिंग ड्यू टू लैक ऑफ यूस्टेशियन ट्यूब ड्रेनेज। देन अगर आपके एलर्जन स्किन पे एक्ट करें कॉन्टैक्टेंट एलर्जन जैसे कि, तो आपको रैशेस कॉज हो सकते हैं, आर्टिकेरिया कॉज हो सकता है, एक्जिमा या स्किन डिसऑर्डर है वो कॉज हो सकता है। अगर जीआईटी पे आपके एलर्जेंस एक्ट करें तो आपको एब्डोमिनल पेन हो सकता है, ब्लॉटिंग, वॉमिटिंग, डायरिया वगैरह हो सकती है। देन वी हैव टाइप्स ऑफ एलर्जी। एलर्जी की भी डिफरेंट टाइप्स हैं। इन्वायरमेंटल एलर्जी, फिजिकल एंड साइकोमेट्रिक एलर्जी, एनाफाइलैक्टिक एलर्जी, एनाफाइलैक्सिस, साइटोटॉक्सिक एलर्जी एंड डिलेड हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शंस। So first is environmental allergy. As the name indicates, environmental allergy refers to any allergy to pollen, dust, animal dander, smoke etc. जितने भी environmental factors हैं जैसे कि डस्ट हो गया, पोलन हो गया, स्मोक वगैरह, अगर वो आपको एलर्जी कॉज करे तो इस टाइप की एलर्जी को आप कहते हैं environmental allergy। इसमें हमारे पास एलर्जिक रिनाइटिस और एस्थमा जो है कॉमन टाइप्स के एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं। environmental allergies तब होती हैं जब आपके इम्यून सिस्टम को लगे कि जो आपका फॉरेन पार्टिकल इंटर हुआ एनवायरनमेंट से वो हार्मफुल है, फिर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं। तो ये आपके पास ऐसे टाइप की एलर्जी जो आपको एनवायरनमेंट से मिले, पोलन, डस्ट, स्मोक की वजह से, तो उसको आप कहेंगे एनवायरमेंटल एलर्जी। Then we have airborne particles. These are the most common allergens. Example of airborne particles that can cause allergies are dust, animal dander and pollen from grass, ragweed and trees. आपके जो एयरबॉर्न पार्टिकल्स हैं, जो पार्टिकल्स एयर में प्रेजेंट होते हैं लेकिन आपको नज़र नहीं आते, जैसे कि डस्ट, पोलन, एनिमल डेंडर, तो ये भी आपको एलर्जी कॉज कर सकते हैं। और ये आपके पास कौन से एलर्जेंस होंगे, इनहेलेंट एलर्जेंस। Then we have pollen allergy. Pollens is a small light dry protein particle produced by trees, grasses, flowers etc. They may be spread by wind. Wind से भी आपके पोलन स्प्रेड हो सकते हैं और आपको पोलन एलर्जी भी हो सकती है। पोलन बेसिकली हमारे पास ड्राई प्रोटीन पार्टिकल्स हैं जो ट्रीज, ग्रासेस से प्रोड्यूस होते हैं। Pollen is a potent stimulator of allergic responses. It enters into the nose and in other parts of respiratory tract causing irritation and histamine reaction. तो ये आपके भी inhalant allergens है जो कि नोज़ के थ्रू और आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू इंटर होते हैं, आपको इरिटेशन कॉज कर सकते हैं और हिस्टामीन की रिलीज़ को बढ़ा सकते हैं। Then we have insect bite and stings. The venom poison in insect bite and stings can cause allergic reaction and can be severe. जो आपका poison होता है, अगर कोई भी इंसेक्ट आपको बाइट करे, स्नेक बाइट करे, तो उसके पॉइजन से आपको एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं जो कि सिवियर होते हैं। देन वी हैव फिजिकल एंड साइकोमेट्रिक
allergy, the primary cause of physical and psychometric allergy is problematic shock of tissue, cold water, high or low temperature, extreme anger, sorrow, jealousy, depression, mania and anxiety are mainly. तो primary causes कौन कौन से हैं कि आपको ज़्यादा ठंडे पानी से, हाई या लो टेम्परेचर से, एक्सट्रीम एंगर, सॉरो, जेलिसी, डिप्रेशन, मैनिया, उनसे भी आपको एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं. Anaphylactic allergy or anaphylaxis. Anaphylaxis is a serious life-threatening allergic response that is marked by swelling, rashes, lowered blood pressure and dilated blood vessels. Anaphylaxis जो है हमारे पास एक serious life-threatening allergic response है जो कि जिसमें आपको swelling हो सकती है, rashes हो सकते हैं, blood pressure आपका low हो सकता है और आपके blood vessels dilate हो सकते हैं. कुछ केसेस में एनाफाइलैक्सिस की वजह से आप शॉक में भी जा सकते हैं जिसको आप कहते हैं एनाफाइलैक्टिक शॉक. इफ़ इट इज़ नॉट ट्रीटेड इमीडिएटली इट कैन बी फेटल. ये फेटल है, आपके पास लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, आपकी डेथ भी कॉज हो सकती है इस टाइप की एलर्जी से. कॉमन कॉजेज इंक्लूड इंसेक्ट बाइट, स्टिंग्स, फूड्स एंड मेडिकेशंस. तो एनाफाइलैक्सिस आपकी इंसेक्ट बाइट से भी हो सकती है, स्टिंग से भी हो सकती है, फूड से भी हो सकती है और डिफरेंट मेडिकेशन से भी आपको एनाफाइलैक्सिस हो सकता है. Then we have cytotoxic allergy. This is due to toxic material of allergens. When it is ingested by our body, it produces IgG in response to allergens. तो cytotoxic allergy वो एलर्जी होती है कि जो एलर्जन के टॉक्सिक मटेरियल से आपको हो जब आप उसको इंजेस्ट कर लें. जैसे कि आपके पास कुछ बैक्टीरिया वगैरह होते हैं जो आपके टॉक्सिन्स को रिलीज़ करते हैं. तो टॉक्सिक मटेरियल अगर आप इंजेस्ट कर लें तो आपको एलर्जिक रिएक्शन या एलर्जिक रिस्पॉन्स आप शो कर सकते हैं. इट प्रोड्यूसेस IgG. तो जब भी आपको साइटोटॉक्सिक एलर्जी होगी तो उसके रिस्पॉन्स में IgG एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी. Delayed hypersensitivity allergy. Delayed hypersensitivity is a major mechanism of defense against various intracellular pathogens. Delayed hypersensitivity allergy reaction takes 2 to 3 days to develop. Delayed hypersensitivity reaction जो है मेजर मैकेनिज्म है डिफेंस का. आपकी इम्यून सिस्टम जो है एक डिफेंस सिस्टम क्रिएट करते हैं जिसके बाद आपको डिलेड हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शंस हो सकते हैं और इस एलर्जिक रिएक्शन को डेवलप होने में 2 से 3 दिन लगते हैं. ये हमारे पास एंटीबॉडी मीडिएटेड नहीं है, मीन्स जो बाकी हमारे पास एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं तो उसमें हमारे पास एलर्जन के बॉडी के साथ कांटेक्ट के बाद एंटीजेंस के कांटेक्ट के बाद एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं. लेकिन हमारे पास डिलेड हाइपरसेंसिटिविटी में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस नहीं होते. ये आपके पास सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स है. आपके टी लिम्फोसाइट्स रिलीज़ होंगे जो कि सीरीज़ ऑफ इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स या रिएक्शन को प्रोड्यूस करेंगे. तो बाकी टाइप्स की एलर्जी में आपकी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती थी इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन. लेकिन यहाँ पर डिलेड हाइपरसेंसिटिविटी एलर्जी में आपके टी लिम्फोसाइट्स रिलीज़ होंगे जो कि इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस को स्टिमुलेट करेंगे या ट्रिगर करेंगे. Then we have medical case history. To determine the circumstances surrounding the patient's allergy, doctor must record all the detail regarding the allergic attacks, including data on the type of occupation and familial background. जब भी आपने पेशेंट्स की एलर्जी को चेक करना है तो डॉक्टर्स के पास सारी डिटेल होनी चाहिए कि उनको एलर्जिक अटैक कब हुआ था, किस टाइप की उनको एलर्जी है, वो उनका ऑक्यूपेशन क्या है, कि ऑक्यूपेशन वो फैक्टर है जिसकी वजह से उनकी एलर्जी सिवियर होती है, उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, फैमिली में भी किसी और को एलर्जी है या नहीं. तो आपने सिर्फ फर्स्ट ऑफ ऑल मेडिकल केस हिस्ट्री लेने से पहले आपने जनरल एग्जामिनेशन करनी है. मींस आपने उनका नेम, मैरिटल स्टेटस, चीफ कंप्लेंट्स क्या, उनको चीफ कंप्लाइंट्स क्या है, प्रेजेंट इलनेस क्या है, उनको उनकी एज आपने नोट करनी है, फर्स्ट अटैक की डेट, प्लेस, टाइम, मोड ऑफ ऑनसेट कि कैसे आपकी एलर्जी स्टार्ट होती है, सीजनल वेरिएशन, सीजन्स का क्या रोल है आपकी एलर्जी को बढ़ाने का या कम करने का, कि सीजन्स में अगर वेरिएशन आ जाए तो ये फैक्टर आपकी एलर्जी को कैसे इफ़ेक्ट कर सकता है और ड्यूरेशन के कितने टाइम तक फिर आपका एलर्जिक रिस्पॉन्स रहता है या एलर्जी आपको रहती है. तो ये सारी आप जनरल एग्जामिनेशन कर लेंगे, पहले सारी डिटेल आप पेशेंट से ले लेंगे जिसको एलर्जी होगी और अपने पास नोट कर लेंगे. फिर उसके बाद आप वाइटल साइंस से भी अपनी एलर्जी की सिवियरिटी को डायग्नोस कर सकते हैं. तो वाइटल साइंस में आप उनका ब्लड प्रेशर चेक कर सकते हैं जो कि आपको अगर एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन है तो वो आपको बताएगा. टेम्परेचर आप चेक कर सकते हैं,
ब्रीथिंग रेट आप चेक कर सकते हैं, पल्स रेट आप चेक कर सकते हैं, जिसके थ्रू भी आप एलर्जी की सिवियरिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर आप क्लिनिकल एग्जामिनेशंस करेंगे, आप उसके डिफरेंट ऑर्गन्स को देखेंगे, डिफरेंट सिस्टम्स को देखेंगे, जैसे कि रिस्पिरेटरी ट्रैक को आप देखेंगे, सीवीएस को आप देखेंगे, जीआईटी को आप देखेंगे एंड यूरिनरी ट्रैक को आप देखेंगे। फिर आप कुछ टेस्ट भी परफॉर्म करेंगे ताकि आपकी जो एलर्जी है वो डायग्नोज हो सके। तो उसमें डिफरेंट टेस्ट आते हैं, स्क्रैच टेस्ट, पैच टेस्ट, इंट्राडर्मल टेस्ट एक्सेट्रा। तो ये आपके पास 3 डिफरेंट टेस्ट है जिसके थ्रू भी आप अपनी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं एलर्जी की। Skin test for allergy. Skin testing for allergy is used to identify the substance that are causing your allergy symptoms. Skin test आप तभी करते हैं तब जब आपने आइडेंटिफाई करना हो कि आपके सब्सटेंस कौन कौन से हैं जो एलर्जी कॉज कर रहे हैं। तो आप डिफरेंट एलर्जेंस भी अप्लाई करके अपनी एलर्जी को डायग्नोज कर सकते हैं। आप स्किन को थोड़ा बहुत स्क्रैच करते हैं, प्रिक करते हैं और अपने एलर्जन को अलाउ करते हैं कि वो स्किन के अंदर इंटर हो। फिर आप स्किन रिएक्शन को देख के आप अपनी एलर्जी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आप स्किन को स्क्रैच भी कर सकते हैं, पैच भी अप्लाई कर सकते हैं और इंजेक्शन के थ्रू अपने एलर्जन को बॉडी के अंदर इंटर भी कर सकते हैं पेशेंट के, ताकि आप टाइप ऑफ एलर्जी को डायग्नोज कर सके। तो हमारे पास 3 मेन टाइप हैं स्किन टेस्ट के, स्क्रैच टेस्ट, इंट्राडर्मल टेस्ट एंड पैच टेस्ट। So first is scratch test for allergy. This test involves placing a small amount of suspected allergy causing substances on skin, usually forearm, upper arm on the back, and scratching or pricking the skin so that the allergen is introduced under the skin surface. आप स्क्रैच टेस्ट में क्या करते हैं कि पहले आप फोर आर्म से, अपर आर्म या बैक से जो पेशेंट की स्किन उसको थोड़ा बहुत स्क्रैच करते हैं, प्रिक करते हैं और एलर्जन को वहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि वो स्किन सरफेस के अंदर इंटर हो सके। फिर आप उसकी स्किन को कीनली ऑब्जर्व करते हैं कि आपके पास कौन कौन से साइन और सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं, जैसे कि स्वेलिंग हो गई, रेडनेस हो गई या पेशेंट कुछ फील कर रहा है। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे कि आप अपने पास सब कुछ नोट करेंगे कि आपको किस टाइप के सिम्टम्स अपीयर हुए हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग फिर आप अपनी एलर्जी को डायग्नोज करेंगे। और ये टेस्ट आपको विदिन 20 मिनट्स इसके रिज़ल्ट आपको मिल जाएंगे। देन वी हैव पैच टेस्ट, उसको आप कॉन्टैक्ट एलर्जी टेस्टिंग भी कह सकते हैं। इसमें आप क्या करते हैं कि आप एक पैच को अप्लाई कर देते हैं अपनी स्किन के ऊपर और उस पैच के ऊपर आपके पास एलर्जेंस पहले से अप्लाई हुए होते हैं। तो वो जो एलर्जन वाला पैच है वो आप स्किन पे अप्लाई करते हैं। फिर आप देखते हैं कि आपको कोई इरिटेशन वगैरह तो नहीं हो रही, रेडनेस, स्वेलिंग, इचिंग वगैरह तो नहीं हुई, तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग ही अपनी एलर्जी को डायग्नोज करते हैं। और ये टेस्ट आपकी डिलेड एलर्जिक रिएक्शंस को डिटेक्ट करने के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं कि मीन्स आप पैच को कुछ टाइम के लिए अप्लाई कर लें और आप देखें कि आपकी जो डिलेड एलर्जिक रिएक्शंस है वो तो प्रोड्यूस नहीं हुए कहीं। देन वी हैव इंट्राडर्मल टेस्ट। इंट्राडर्मल एलर्जी testing is another method of skin testing to help determine whether an individual is allergic to specific allergen. इसमें आप क्या करते हैं कि आप एक छोटा सा इंजेक्शन लेते हैं जिसमें आपके पास कुछ अमाउंट ऑफ एलर्जन होती है। फिर आप उस इंजेक्शन को स्किन सरफेस के ऊपर इंजेक्ट कर देते हैं और 20 मिनट्स के बाद आप उस एरिया को एग्जामिन करते हैं जहाँ पे आपने इंजेक्शन लगाया होता है। अगर वहाँ पे स्मॉल रैशेस, स्वेलिंग, रेडनेस अपीयर हो जाए तो आप फिर इजीली एलर्जी को डायग्नोज कर सकते हैं। तो इन इंट्राडर्मल टेस्ट और स्क्रैच टेस्ट के रिजल्ट्स आपको विदिन 20 मिनट्स मिल जाएंगे और पैच टेस्ट में आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा ताकि आप डिलेड एलर्जिक रिएक्शंस के बारे में डिटेक्ट कर सकें। सो स्क्रैच टेस्ट में आप स्किन को प्रिक करके, स्क्रैच करके अपना एलर्जन इंट्रोड्यूस करवाते हैं। पैच टेस्ट में पैच के ऊपर ऑलरेडी एलर्जन लगे होते हैं, वो आप स्किन के ऊपर अप्लाई कर देते हैं। और इंट्राडर्मल में आप स्मॉल अमाउंट ऑफ एलर्जन लेके उसको इंजेक्शन के थ्रू अपनी स्किन के अंदर इंटर कर देते हैं। अब एलर्जी की ट्रीटमेंट आप क्या कर सकते हैं ट्रीटमेंट के लिए कि अवॉइडेंस, वैक्सीनेशन एंड मेडिकेशंस। अवॉइडेंस, आप उसको अवॉइड करने की कोशिश करें। अगर आपको किसी भी टाइप की एलर्जी, अगर आपको किसी फूड से एलर्जी है तो आप उस फूड को अवॉइड करें। अगर आपको डस्ट से, पोलन से एलर्जी है तो आप मास्क पहन के बाहर जा सकते हैं।
अगर आपको किसी भी और टाइप की एलर्जी है तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। आप अपने घरों को साफ़ रख सकते हैं, डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं, मास्क वगैरह पहन सकते हैं और ऐसी चीज़ों को अवॉइड करें जिसके थ्रू आपकी जो एलर्जी है वो सीवियर हो जाती है। फिर आप वैक्सीन्स वगैरह भी लगा सकते हैं ताकि आपकी एलर्जिक रिस्पॉन्स कम हो सके, आपकी इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो सके। और लास्ट, आप मेडिकेशंस, अगर आपको कोई भी एलर्जिक रिएक्शन है तो आप मेडिकेशंस वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स आप यूज़ कर सकते हैं जो आपकी एलर्जी को थोड़ा बहुत कंट्रोल करने के काम आ सकती है। होप सो आज का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।